So this is Rahul Singh again with the lecture 4 solid state। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में BCC तक पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग HCP पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? HCP। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HCP। इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग कैसे इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ठीक है, चलिए एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ होता है तो आपको सब पता है, आपने सब पढ़ लिया है। यहाँ पे एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे। तो चलो भाई कॉर्नर्स पे एटम मैं रख रहा हूँ। ठीक है, मैं सारे कॉर्नर्स पे एटम रख रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे भी एटम रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी एटम रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी रख रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलिए, और तीन बीच में भी तीन है ना, तीन बीच में भी तो चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ केस कुछ अलग है। पहले क्या था, स्क्वायर होता था 4 भाग में, तो कॉर्नर पे होता था 1/8 होता था क्यूब में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ दीवार जो है मेरे घर का कुछ इस तरह से है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने सीलिंग डाली है तो नीचे 3 घर बन सकता है, और छत के ऊपर, ये अगर छत है तो छत के ऊपर 3 घर बन सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कितने लोग शेयर करेंगे? इसको भी 6 लोग शेयर करेंगे। 3 6 लोग मिलकर शेयर करेंगे। तो ये थोड़ा सा दूसरा कॉर्नर है, तो एक एटम 6 लोग में शेयर हो रहा है, मतलब 6 यूनिट सेल, इसी तरह का 6 यूनिट सेल मिलके एक एटम को शेयर कर रहा है। इसका मतलब एक यूनिट सेल के हिस्से में कितनी आएगी? तो एक के हिस्से में 1/6 एटम आएगी। ठीक है, 1/6 एटम। तो चलिए 1/6 एटम आएगी, तो ये हो गया आपका 1/6, ये हो गया 1/6, ये 1/6, 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। वैसे ही सारा ये आपका 1/6 है। ठीक है, ये सब 1/6 है आपका, 1/6। लेकिन ये बताओ, ये तो बड़ी सेंटर पे है ना, तो बड़ी सेंटर पे क्या रहेगा इसका वैल्यू? 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पूछने वाला हूँ, वो क्वेश्चन 1 मेरा ये होगा आपसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? अगेन, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो आप बोलेगा सर नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा सर? तो हमको कितना दिख रहा है, आपको कॉर्नर्स पे कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इंटू 1/6 प्लस 12 इंटू 1/6 प्लस। अब देखिए यहाँ एक चीज़ मैंने छोड़ा है, वो क्या छोड़ा है भाई? तो यहाँ पे एंड सेंटर भी होता था ना, तो आपको याद रखना है। चलिए एंड सेंटर भी होता है, तो मैंने एंड सेंटर भी बना दिया। इसका वैल्यू 1/2, क्योंकि 2 ही लोग शेयर करेगा, और इसका वैल्यू 1/2। चलिए अब देखिए ध्यान से, 3 बड़ी सेंटर तो 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 2 एंड सेंटर तो 2 इंटू हाफ। यही ना करोगे, काटो, 2 ज़ा 1। अब देखिए यहाँ पे 2 + 3 और +1 कितना हो गया भाई? कितना हो गया? ये टोटल 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एटम्स इन द HCP, तो आप कितना बोलिएगा? भाई इसके अंदर 6 एटम है। इसके अंदर कितने एटम है? 6 एटम है। ये तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। 6 एटम है। कैसे आए? तो समझ में आया, 12 कॉर्नर्स इंटू 1/6 प्लस 3 बॉडी सेंटर इंटू 1 प्लस 2 एंड सेंटर इंटू हाफ। और जैसे ही आपने कैलकुलेट किया आपको आंसर मिल गया 6। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है, फिर हम लोग यूनिट सेल बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है?
क्वेश्चन 2 है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, ये कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को जानना है, ठीक है। फिर से स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट, तुरंत बना लेना है, जहां जैसा क्वेश्चन है वैसा प्लान कर लेना है खुद से। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान से, आप बोलिएगा सर यहाँ पे एक एटम है, इसके बगल में एक एटम, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम है, ऐसे करके सारा एटम्स बनाइए पहले, है ना, सारे एटम्स को बनाइए। सारे एटम्स को बनाइए पहले, फिर यहाँ पे एटम्स है और 3 एटम्स है, तो बड़ी सेंटर है, इसको भी बनाइए, सारे एटम्स को बनाइए। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसके बगल में एक एटम, 1 2 3 4 5 6, नीचे देखे तो एक उतना ही दूरी पे ये भी होगा, उतना ही दूरी पे ये भी होगा, है ना। फिर देखिए ऐसा अगर एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी रख दे तो ऊपर भी कितना होगा, 1, ये 3 बड़ी सेंटर वाला ऊपर भी आएगा ना। अगर दूसरा ऐसा ही यूनिट सेल ऊपर, क्योंकि मैंने बोला था एक यूनिट सेल मैंने लिया, ऐसा बहुत सारा यूनिट सेल आपस में जुड़ा होगा। तो बताइए, आप देखो ध्यान से, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए इसके, कोऑर्डिनेशन नंबर गिन के बताइए थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6, फिर 6 3 9 और 3 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 12। कोई पूछेगा कैसे, तो 6 कॉर्नर वाला, 3 ऊपर बॉडी सेंटर और 3 नीचे बॉडी सेंटर, तो ये 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, ठीक है। चलिए ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात थी। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 क्या है हम लोग का, क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है हम लोग का है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है हम लोग का वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस r एंड साइड ऑफ हेक्सागोनल ऑफ लेंथ a। अब चलिए इसमें क्या क्या अब पंगा है उसको थोड़ा सा समझना है इसमें, है ना। क्या मैंने a क्या बोला, r क्या बोला, तो चलिए एटम के बारे में तो समझ ही रहे हो कि भाई अगर आपका एटम है तो ये जो रेडियस है वो r, ठीक है। ये तो एटम के बारे में आप समझ ही रहे हो, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया जो उसके बारे में थोड़ा समझिए। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए देखिए इसके बारे में समझिए थोड़ा। तो आप बोलिएगा सर देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो सारा लेंथ देख रहे हो ये सारा a है आपका, है ना, ये सब बराबर है, मतलब यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागोन है ऊपर में, ये सब बराबर है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। a, ये भी a है सर, ये भी a है, ये भी a है सर, ये भी a है और ये भी आपका a है, ठीक है। और ये जो लेंथ देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का वो c है सर, ये जो लेंथ देख रहे हो आप वो क्या है सर, c, लेंथ अलग, ठीक है ना, c। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो आपको ये बोलना होगा कि वॉल्यूम ऑफ द एटम अगर बात करूं मैं तो वो तो आप फट से 4/3 πr³ कर दोगे, है ना। ये तो बड़ा आसान सा है ना। चलो तो ये अगर आसान है तो इसको रिजल्ट को हटाओ, बहुत आसान है। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, तुम पहले एटम को देखो, यहाँ पे एक एटम बैठा हुआ है और यहाँ पे एक एटम बैठा हुआ है। इस लाइन को बाहर निकालो, तो इस लाइन को जैसे ही बाहर निकालोगे टोटल लेंथ a है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम्स बैठे हुए हैं, 2 एटम्स बैठे हुए हैं, है ना। इसके अंदर कितने एटम्स बैठे हुए हैं, 2 एटम्स बैठे हुए हैं। इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, तो 2r किसके बराबर, a के बराबर, तो रेडियस जो हो जाएगा वो a/2 के बराबर हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया, तो रिलेशन तो हो गया रेडियस का। लेकिन एक चीज़ हमको और चाहिए अभी, वो क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल चाहिए। रेडियस का रिलेशन किया, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमको चाहिए। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के लिए क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा समझिए।
हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हम लोग वॉल्यूम की जगह पे ऐसे ही बोलते हैं ना, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम बोलते हैं। और ये एरिया कैसा है, बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया। तो चलो हम लोग इसके बेस को देखते हैं। चलो बेस को देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ये है इसका बेस। अब इस बेस का एरिया बताओ कितना होगा। तो चलो इसको हम बांट देते हैं ऐसे करके, बहुत सारे भाग में बांट देते हैं। तुम देखोगे पाओगे कि एक रेगुलर हेक्सागोन का ये सब का लेंथ भी ए होता है ना, ना ज्योमेट्री तो हम लोग को आता है, ठीक है ना। अब बताइए 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो गए इसके अंदर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, बेस का एरिया तो √3a² / 4 होता है। और कितने हैं 6, तो 6 इंटू लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। और मेरा हाइट कितना है c, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज यहाँ पे हमको नहीं मिला है, वो क्या है, c नहीं है, ठीक है, c नहीं है। तो थोड़ा सा आप ज्योमेट्री यूज करना है, क्योंकि हम अगर c नहीं मिलेगा मेरे को तो कैलकुलेशन तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे को। तो अब थोड़ा सा समझने की बात, चलिए देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं बता क्या रहा था आपको, है ना। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपका जो आपका हेक्सा HCP था, उसके अंदर एटम्स कैसे थे। ये जो बॉडी सेंटर से एटम है, देखिए ध्यान से, ये बॉडी सेंटर के एटम्स, ध्यान से देखिएगा। ये एटम्स है बॉडी सेंटर के, 3 एटम्स है बॉडी सेंटर पे। अरे बॉडी सेंटर पे 3 एटम्स है ना, तो ध्यान से याद कीजिए तो आपको पता चलेगा। 3 एटम्स है, नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको बना लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए ये मैं बना लिया ऐसे करके, देखिए अब देखिए यहाँ पे भी एक एटम होगा, तो इसके ठीक इसके सेंटर से, सेंट्रॉइड्स, ठीक है ना, सेंट्रॉइड से पूरा अगर नीचे भी एक होता, ऐसे करके नीचे भी एक होता है ना, तो पूरा का लेंथ c है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा भाई, c/2 होगा, है ना। अब थोड़ा सा समझने के लिए इसको मैं मिटा देता हूं ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान से अगर देखिएगा, ठीक है ना, तो ये लेंथ भी कितना होगा, a के बराबर होगा, है ना, a के बराबर होगा। ये लेंथ a हो गया क्योंकि वो फेस सेंटर, और ये क्या है, एकदम बॉडी पे है, तो a हो गया, ये c/2 हो गया। अगर किसी भी तरह से मेरे को ये लेंथ अगर निकल जाता तो मेरा काम बन जाता, क्योंकि ये तो प्लेन है ना, ये एटम तो प्लेन है और उस पर परपेंडिकुलर खड़ा है, तो ये तो आपका 90 डिग्री है। क्या है ये आपका 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है, एकदम कंफर्म है 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब मेरे को चाहिए ये लेंथ चाहिए। तो चलिए ये डिस्टेंस a है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा भाई, है ना, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। a डिस्टेंस है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ये डिस्टेंस। तो आप मेरे को बताइए, अगर सबका लेंथ a है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन की बात हो रही है, और ये क्या है आपका सेंट्रॉइड, है ना, तो आप मेरे को बताइए, अगर ये मैं a मान लेता हूं, ये b मान लेता हूं, है ना, तो AB का लेंथ कितना हो जाएगा, AB का लेंथ कितना होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ना सेंट्रॉइड के थ्रू, तो वो कितना हो जाएगा, √3a/2, है ना। परपेंडिकुलर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3a/2, और आपको पता है ये 2:3 के रेशियो में रहता है ना, ये 2 भाग और ये 1 भाग रहता है, ठीक है ना। तो ये पूरे 3 भाग का ये 2 भाग हुआ, मतलब ये जो अगर मैं AG को यहाँ से निकालना चाहूँ, मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो AG = क्या हो जाएगा, 2/3AB हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, AB को यहाँ पुट कर दो, तो जैसे ही AB को पुट करोगे तो 2/3 इंटू √3a/2, देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया √3a/3, ये आपका एरिया है, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता चल गया, ये पता है, तो एक रिलेशन निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, तो इस वाले ट्रायंगल्स को हम बाहर निकालते हैं यहाँ से। चलिए
बाद में तो आप रिजल्ट याद रख सकते हो, वो कैसे वो मैं बता देता हूँ, लेकिन जिनको समझना है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने ऐसा बनाया भाई, चलो ये लेंथ आपका a था, है ना, ये लेंथ आपका c/2 था, है ना, और ये लेंथ आपका कितना आया, √3a/3 आया ना। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, जैसे लगाऊंगा तो आप लिखोगे a² = c²/4 प्लस √3a/3 का होल स्क्वायर। ऐसा करोगे, जैसे ही ऐसा करोगे तो देखो a² = c²/4, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका भाई, तो ये हो जाएगा आपका 3a² / 9। ऐसा होगा, ऐसा करने से ये 3 बार में कट गया। आप बताइए यहाँ से a² उसको उधर ले आइए, a²/3 = c²/4, यहाँ से आप निकालिएगा तो 2a²/3 = क्या आ जाएगा, c²/4 आएगा। यहाँ से मैं अगर c का वैल्यू निकालूँ, c² का वैल्यू निकालूँ, या ऊपर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए c²/4 = आ जाएगा आपका 2a²/3। अब मैं यहाँ से अगर c² का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 8a²/3। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 2√2a/√3, बहुत बड़ा, है ना, 2√2a/√3। तो आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो गया, तो याद कीजिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या लिखवाया मैंने, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मैंने लिखवाया था अभी कि बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपका जो हो गया वो हो जाएगा 6 × √3a²/4 इंटू हाइट कितना था भाई, c। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए 6 × √3a²/4 इंटू c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो वो लिख सकता हूँ 2√2/a/√3। चलिए भाई सॉल्व भी कर सकते हैं आप, यहाँ से देखिए 2 2 जा 3 जा, √3 से कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपका क्या आ गया यहाँ से, तो आप देख ही सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल यहाँ से आ गया आपका 3√2a³, है ना, देखिए ध्यान से 3√2a³। चलिए भाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकल गया, रिलेशन निकल गया। तो फटाफट क्वेश्चन 4 क्या है मेरा, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन 4 है मेरा पैकिंग फ्रैक्शन। तो पीएफ आपका क्या था भाई, वो था वॉल्यूम ऑफ द n इंटू वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100%, यही ना था, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100%। तो आप बताइए मेरे को पीएफ कितना हो जाएगा, n कितना है भाई 6, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एटम कितना आया 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो आप अभी नहीं निकाला, आपने अभी निकाला कितना 3√2a³ इंटू 100%। चलिए पुट कीजिए तो 4 पाई r की जगह मैं a/2 पुट कर सकता हूँ, अभी आपने निकाला था ना रेडियस का रिलेशन a/2, है ना। तो यहाँ पुट कीजिएगा तो a³/8 इंटू 3 √2a³ इंटू 100%। बस मैंने पुट किया वैल्यू को और रीअरेंज कर दिया। चलिए a³ से a³ कैंसिल, है ना, और बताइए क्या करोगे, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, है ना। आप जब इसको निकालोगे तो ये आएगा 74%, कितना आएगा 74%। आप ऐसे भी याद रख सकते हो जस्ट लाइक एफसीसी की तरह ही उसका, एफसीसी का भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, इतना ही था, और इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन इतना ही है, ठीक है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन इसका 74% आ गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, वॉइड। पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरा, वॉइड को देखते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन मेरा है वॉइड। तो क्वेश्चन 5 है मेरा वॉइड। चलिए वॉइड के बारे में देखते हैं। तो वॉइड आपको पता है वो क्या होता है, 100% माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। अगर 100% में से पैकिंग फ्रैक्शन को निकाल दो तो क्या हो जाएगा आपका
वाइड हो जाएगा। तो आपका 100% है, पैकिंग फ्रैक्शन 74% है, जैसे ही निकालिएगा 26% आ गया। तो फटाफट रिजल्ट कलेक्ट करते हैं और जैसे ही रिजल्ट कलेक्ट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे रिजल्ट कलेक्ट करते हैं। तो रिजल्ट आपका क्या क्या आया उसको कलेक्ट कीजिए। तो पहला रिजल्ट जो मेरा था वो ये आया कि भाई इसका जो होगा, पहला रिजल्ट जो था मेरा ये आया कि इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट ये आया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, 12 होता है, ठीक है ना। तीसरा रिजल्ट ये आया रेडियस का रिलेशन एज लेंथ के साथ कितना होता है, a/2 होता है। चौथा पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 74% होता है, ठीक है। पांचवा आपने निकाला सर वाइड कितना होता है, तो 26% होता है। तो ये 5 रिजल्ट मेरा काम का है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने प्रिमिटिव पढ़ लिया, एचसीसी पढ़ लिया, बीसीसी पढ़ लिया और क्या पढ़ा, एचसीपी पढ़ लिया। कितने 20 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन मेरा हो गया। 20 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो पूछेगा, है ना, इससे ज़्यादातर पूछता नहीं है, ठीक है। चलिए इसी से अटैच एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं, वो है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्या है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, है ना। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी मैं डेंसिटी को रो से डिनोट कर रहा हूँ, रो से, है ना, रो से डिनोट कर रहा हूँ। ये डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मतलब क्या समझे आप, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक क्रिस्टल ही बना लेता हूँ, एक छोटा सा यूनिट सेल बनाता हूँ। ठीक है, छोटा सा यूनिट सेल बनाया मैंने, है ना। अब बताइए, मान लीजिए इसके अंदर n एटम्स हैं, n एटम्स, है ना, n एटम्स, और इसका एज लेंथ a, ठीक है। तो बताइए यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम जिसको मैं v बोल रहा हूँ, वो कितना आएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा aq, आ जाएगा ना aq। तो आप यहाँ से अगर निकालोगे तो बोलोगे सर इसके अंदर n एटम्स है तो इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम कितना है, तो एक एटम के लिए वॉल्यूम कितना होगा सर, तो v/n होगा सर, v/n होगा सर। एक एटम के लिए वैल्यू कितना होगा, v/n होगा। तो सर अगर एक मोल एटम्स ले ले तो सर क्या होगा सर, एक मोल एटम्स ले ले अगर सर तो क्या होगा सर, तो एक मोल एटम लोगे तो v/n इंटू na हो जाएगा। अरे होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी ना। एक मोल एटम्स के लिए क्या हो जाएगी, v/n इंटू na। इसको याद रखिएगा कि एक मोल एटम्स में इतना वॉल्यूम होता है, कितना, v/n इंटू na, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। इसको अब थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, आप बताइए मेरे को डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास, जिसको मैं मास m/v लिख रहा हूँ, m/v। तो अब चलिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, m/ρ लिख सकता हूं, m/ρ। ये पहला इक्वेशन था मेरा, है ना, m/ρ लिख दिया मैंने। ये दूसरा इक्वेशन, वॉल्यूम फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए अगर बात करो तो आपको पता है एक मोल जो होता है वो क्या होता है, एक मोल के लिए कोई भी चीज़ का मास जो होता है वो हो जाता है मॉलिक्यूलर मास इंटू Na के बराबर हो जाता है ना। या छोड़ दीजिए, अभी मत, उसको मत लिखिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, हटाइए वो Na, मैं वहीं से कंप्लीट करूँगा। मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। चलिए आपने बोला सर मास m डिवाइडेड बाय क्या, रो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए, मैं मिटा देता हूँ इसको, रिजल्ट याद रखिए। तो सर आपने अभी यहाँ देखा थोड़ी देर पहले कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास बाय डेंसिटी, है ना। लेकिन अभी तो उधर जो वॉल्यूम था वो एक एटम के लिए था ना,
वो एक एटम के लिए था। तो अगर इसको भी एक एटम का वॉल्यूम बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मास की जगह लेना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखिएगा, यही याद रखने वाली बात है, ये मॉलिक्यूलर मास है आपका। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ वन एटम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, एक एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए, और उधर भी एक एटम का वॉल्यूम आपने निकाल के रखा हुआ है, वो क्या है भाई, वो क्या था, एक एटम का वॉल्यूम क्या था, V डिवाइडेड बाई N इंटू एन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से रो निकालिए, तो जैसे ही आप रो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, जैसे ही आप यहाँ से रो निकालिएगा तो आ जाएगा m नॉट इंटू एन डिवाइडेड बाई V इंटू एन। चलिए भाई और बताइए, और निकाल सकते हैं, m नॉट को m नॉट ही छोड़ दो, n को n रहने दो, v की जगह पे a क्यूब इंटू एन लिख सकते हैं। ये v है क्या, तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। na क्या है, तो एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर मतलब एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या हुआ भाई, 6, लगभग 6 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, है ना। n क्या है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। और m नॉट क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटम, एटम का मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको समझ में आया डेंसिटी कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन डेंसिटी से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। बाद बाकी सारे का क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं, क्वेश्चन में ही पढ़ते रहे हैं। जैसे HCV पढ़े तो उसका 5 क्वेश्चन कर लिए हैं जो पूछा जा सकता है। उस तरह से डेंसिटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको देखिए। सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव कर लेने से आप क्वेश्चन नहीं बना लोगे, क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एन एलिमेंट m नॉट इक्वल टू 60 U हैविंग FCC क्रिस्टल हैज अ डेंसिटी ऑफ 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का एज लेंथ कितना होगा। चलिए, और कैलकुलेटर आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, मेरे को m नॉट मिल गया भाई, ठीक है। FCC क्रिस्टल है तो नंबर ऑफ एटम्स भी मिल गया, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई, 4। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके, 4 हो गए, ये पता चल गया आपको। चलिए, और क्या क्या पता चला आपको डाटा में, डेंसिटी निकालना है, सॉरी डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी तो दिया, अरे तो काम ही आसान हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। एज लेंथ निकालना बड़ा आसान सा हो गया। तो अभी आप फॉर्मूला ही पढ़े हो, रो इज इक्वल टू एन इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई ए क्यूब, वॉल्यूम की जगह ए क्यूब पढ़ाए थे ना, यानी चलिए फटाफट डेंसिटी रखिए। तो जैसे ही डेंसिटी रखिएगा 6.23 इज इक्वल टू एन कितना है, 4 है, एम नॉट कितना है, एम नॉट आपका 60 है, ए क्यूब और इंटू एन ए के जगह पे 6 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से जैसे ही आप ए क्यूब निकालेगा तो वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6.23 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये कट गया इससे 10 बार, है ना, 10 टाइम्स कट गया। अब बताइए मेरे को थोड़ा सा भाई, ए क्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, जैसे ही 10 टाइम्स कटा तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 6.23 इंटू 10 पावर, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 10⁻23 आ जाएगा, है ना। और बताइए थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं भाई, तो कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको मैं अपने मन से क्या कर देता हूं, इसको मैं अपने मन से 21 कर देता हूँ। कितना था ये, -23। तो मैंने जैसे ही 21 किया तो नीचे कितना डिवाइड हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 100 डिवाइड, ठीक है ना। तो जैसे ही 100 डिवाइड होगा तो देखो ध्यान से, इधर मैं कर रहा हूँ, तो ए क्यू क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 40 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 623 होगा ना। अब देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 40/623 क्या होगा वो तो आप निकाल लोगे, इंटू ये 10⁻21 का पावर क्या हो जाएगा 1/3, ये कट जाएगा इससे 7 टाइम्स, ए क्यू कितना हो जाएगा भाई 40 डिवाइडेड बाई 623 का पावर 1/3 इंटू 10⁻7, और ये सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आ गया
ए का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, एज लेंथ आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना। देख रहे हो कितना आसान है, वेरी इजी। बस आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है, नहीं है तो डिराइव करना सिखाया है मैंने, डिराइव करिए और बनाइए, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। द डेंसिटी ऑफ KVR इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल दिया हुआ है 654 पिकोमीटर, इसको बोलते हैं पिकोमीटर। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे से उनको पता होगा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, या ये एकदम बेसिक सा आप पढ़े होगे सब चीज़। चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे इसमें कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो फटाफट अपना वही फॉर्मूला रो इज इक्वल टू देखते हैं। रो इज इक्वल टू क्या था भाई, अब देखते हैं m0 डिवाइडेड बाई AQ इंटू क्या, आप लोग को पता है ना, AQ इंटू NA, ठीक है। डेंसिटी आपको दिया हुआ है 2.75 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है m0। तो डेंसिटी ऑफ KVR दिया हुआ है, तो KVR का m0 आप लोग निकाल सकते हो खुद से भाई, m0 इसका निकाल लीजिए। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है भाई 39, ब्रोमीन का कितना होता है 80, ठीक है ना। तो जैसे ही जोड़िएगा आप तो कितना आ जाएगा लगभग ये 9, 8, 3 और 11, 119 के करीब आएगा, ठीक है ना। तो आपको फट से यहाँ से 119 लिखना है डिवाइडेड बाय AQ। AQ क्या करना है भाई, तो A आपका कितना है 654 × 10⁻12, तो 654 × 10⁻12 का होल क्यूब इंटू NA का वैल्यू 6 × 10⁻23, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ से ध्यान से, अब जैसे ही आप n का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स 4 आया, इफेक्टिव एटम्स 4 आया, ये तो तभी पॉसिबल है जब आप क्या कीजिएगा, जब नंबर ऑफ एटम्स 4 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिर्फ पॉसिबल है FCC में। किसमें पॉसिबल है, FCC में पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जाके डेंसिटी पे क्वेश्चंस बनाने हैं, SCP पे क्वेश्चंस बनाने हैं और देखना है कि आपसे कितना क्वेश्चंस बनता है। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला मेकिंग, ठीक है ना। उसके बाद एक और DPP होगा, है ना, एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका वैस इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आगे है, ठीक है ना। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया, आप जाके घर पे इसको बनाइए अलग अलग तरह का क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, ठीक है। आपको मैंने डिराइव करना सिखा दिया, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप खुद से डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।